ऑल ऑफ यू बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर के सिलेबस के पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लोक प्रशासन नया विषय, कुछ विद्यार्थियों को यह विषय थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप इसके YouTube चैनल को देखेंगे तो आपको इस विषय को समझने में आसानी होगी। इससे पहले के लेक्चर में हमने फर्स्ट यूनिट के बारे में आपको बताया था और इस विषय पर संक्षिप्त चर्चा भी की थी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप लोगों को पाठ्यक्रम सिलेबस ठीक प्रकार से पहले समझ में आ जाए, तब हम इस विषय को ज़्यादा अच्छी तरीके से जान पाएंगे। मेरी ये कोशिश है कि आप इस विषय को समझें ज़रूर। जब हम क्लासरूम टीचिंग करते थे तो सिलेबस से पहले मैं बहुत सारी चीज़ों को, सरकार क्या होती है, संगठन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम पहले पढ़ते थे और उसके बाद हम विषय पर आते थे। लेकिन चूँकि अब हम आमने सामने बैठ कर के फ़ेस टू फेस बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम इसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अध्ययन प्रारंभ करेंगे। फर्स्ट यूनिट पर हमने चर्चा कर ली थी, अब है सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का जो सिलेबस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सोशल साइंस एंड इट्स रिलेशनशिप विथ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड लॉ, ये एक टॉपिक है। और दूसरा है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दो अप्रोच हैं, क्लासिकल और ह्यूमनिस्टिक। लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान के रूप में, लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र व कानून के साथ संबंध, ये एक टॉपिक। दूसरा है लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण, परंपरागत व मानवीय दृष्टिकोण। हम ये जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान मानव समाज के व्यवहार तथा सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, ये सारे विषय जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये विषय मनुष्य, परिवार, समाज, समुदाय और राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं से जुड़ा हुआ होता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत समन्वित होते हैं, अंतर्निर्भर हैं, उसी प्रकार सभी सामाजिक विज्ञान का आपस में अंतर संबंध होता है और इससे सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति को हम अंतर विषयी कहते हैं। सभी विषय एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हम बात करेंगे लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान की। राज्य मानव व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने का श्रेष्ठ माध्यम होता है। राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत विचारधारा थी, वो ये मानती थी कि लोक प्रशासन या राजनीति विज्ञान, ये दोनों राज्य से संबंधित विज्ञान है। राज्य की प्रकृति, राज्य की सुदृढ़ता, सत्ता, अधिकार और शासन से संबंधित जो अध्ययन किए जाते हैं, वो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किए जाते हैं। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का साथ चोली दामन जैसा माना जाता है, क्योंकि हम ये देखेंगे कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का ही एक अंग रहा था। राजनीति विज्ञान से ही इसकी शुरुआत हुई थी, अलग होकर के। लोक प्रशासन, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार का कार्य, राजनीतिज्ञों का कार्य नीतियों का निर्माण करना होता है और प्रशासन उन नीतियों को क्रियान्वित करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। क्या क्या?
जनसंख्या, निश्चित भूभाग, शासन और संप्रभुता। शासन में से लोक प्रशासन जुड़ा हुआ है। सरकार के साथ प्रशासन गहराई से जुड़ा हुआ है। विकास प्रशासन, नीति विज्ञान, नवीन लोक प्रशासन, ये लोक प्रशासन न केवल नीति के विज्ञान क्रियान्वयन बल्कि नीति निर्माण से संबंधित सूचनाएं, जानकारी और परामर्श भी देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तुलनात्मक संविधान, शासन व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों का कार्य क्षेत्र राज्य है। किसी भी देश की जब हम प्रशासनिक व्यवस्था को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को जानना होगा। जनता की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, जनता को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें प्रशासन राजनीतिज्ञों को उपलब्ध कराता है। तो इस रूप में हम ये पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है। दूसरा विषय है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किससे जुड़ा हुआ है? अर्थशास्त्र का संबंध वित्त से होता है, धन से होता है। प्रारंभ में शासन की, समाज की संरचना बहुत सरल होती थी। अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय के आधार पर संचालित होती थी। वस्तु विनिमय से मतलब आज मेरे में जो भी मेरे पास है मैं एक व्यक्ति को दूंगी और वो व्यक्ति के पास जो चीज़ है मैं उससे प्राप्त करूंगी। ये आदान प्रदान चलता था। लेकिन जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, मुद्रा का जन्म हुआ और मुद्रा की उत्पत्ति के बाद वित्त, अर्थ, व्यापार, वाणिज्य, इन सारी चीज़ों के संसाधन, इन सारी चीज़ों के मायने, इन सारी चीज़ों के संसाधनों के मायने बदलने लगे। सरकार तथा अर्थव्यवस्था का संबंध एक दूसरे पर निर्भर होने लगा। हम कहते हैं आज का युग नियोजन का युग है। आर्थिक नियोजन प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्र में व्याप्त आर्थिक समस्याएं, गरीबी, भ्रष्टाचार, आर्थिक शोषण, बेरोजगारी, कालाबाजारी, पूंजी की कमी, संसाधनों की कमी, इन कमियों को कौन दूर करता है? प्रशासनिक निर्णयों के माध्यम से। प्रशासन के माध्यम से इन सब पर नीतियां बनाई जाती हैं, निर्णय लिए जाते हैं। तो प्रशासन अर्थशास्त्र को दशा एवं दिशा देने का कार्य करता है। समाजवाद के माध्यम से आर्थिक असमानता और शोषण को दूर करने का दायित्व आधुनिक शासन व्यवस्थाओं का है। भारत में जब हिंसक साम्यवाद के स्थान पर प्रजातांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक था कि राजनीति, प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था इसमें सहयोग प्रदान करे। महत्वपूर्ण उद्योगों का जब हम राष्ट्रीयकरण करते हैं और लोक उपक्रमों की स्थापना इसी उद्देश्य से की जाती है कि वित्तीय व्यवस्था और प्रशासन एक दूसरे के साथ जुड़ करके कार्य करें। बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा आगे करेंगे। समाजशास्त्र। अब लोक प्रशासन समाजशास्त्र से कैसे जुड़ा हुआ है? समाजशास्त्र की भी एक विषय के रूप में उत्पत्ति 1838 में ही प्रारंभ हुई थी, किंतु समाज जैसी क्रिया तो जब से ही शुरू है, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। लोक प्रशासन और समाजशास्त्र का भी संबंध घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे ने इसे एक स्वतंत्र विज्ञान समाजशास्त्र को बनाया था। लोक प्रशासन सामाजिक व्यवस्था में कार्य करने वाले बहुत सारी उप व्यवस्थाओं में से एक उप व्यवस्था है। बहुत सारे विचारक, वैज्ञानिक जो राजनीति विज्ञान में उपयोगी हैं, वे समाजशास्त्र के साथ साथ लोक प्रशासन में भी
उतने ही उपयोगी माने जाते हैं। जैसे हम नाम लें कुछ लोगों का, तो हम ये देखेंगे मैक्स वेबर, टॉलकट पार्सन्स, कार्ल मार्क्स, इस्माइल दुर्खिम। इनके विचार समाजशास्त्र के साथ साथ लोक प्रशासन में भी उपयोगी है। तो लोक प्रशासन समाज को दशा दिशा प्रदान करता है और समाजशास्त्र लोक प्रशासन को नेतृत्व भी प्रदान करता है। समय समय पर ये एक दूसरे से जुड़ करके कार्य करते हैं। अब बात करेंगे कानून की। कानून क्या है? कानून आधुनिक शासन व्यवस्था का आधार है। लोक प्रशासन के जनक वुड्रो विल्सन को माना जाता है और उन्होंने लोक प्रशासन की जब परिभाषा दी तो कहा, यह कानून के विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ है, एक प्रशासकीय प्रक्रिया के रूप में देखा। लोक प्रशासन कानून को समाज में क्रियान्वित करने का तंत्र है। जिस तरह से सैद्धांतिक रूप से राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन जुड़े हैं, उसी तरह कार्यात्मक रूप से कानून और लोक प्रशासन भी जुड़े हुए हैं। इन पर भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण, परंपरागत और मानवीय दृष्टिकोण। लोक प्रशासन का अध्ययन करने के लिए जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो कानून की जटिलता पर ध्यान देता था, जबकि मानवीय दृष्टिकोण ये मानता है कि प्रशासन में कार्य करने वाले लोगों को मानवीय आधार पर कार्य करना चाहिए। तो लोक प्रशासन और परंपरागत और मानवीय दृष्टिकोण का अध्ययन भी हम करेंगे। एक यांत्रिक दृष्टिकोण कहता है कि प्रशासन में काम करने के लिए लोगों को अच्छा काम करने पर पारितोषिक प्रदान किया जाए और गलत कार्य करने पर दंडित किया जाए, क्योंकि मनुष्य से अगर कार्य करवाना है तो उससे ज़बरदस्ती करनी चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण, जिसमें बहुत सारे विचारक हुए थे, जिनमें अल्टन मिया प्रमुख थे, ये माना था कि व्यक्तियों को कार्य करवाने के लिए उन्हें प्रेरित करना होगा। इस संबंध में मैस्लो, मैग्रेगर, इन सारी थ्योरीज को जो मनोविज्ञान की है वो हमारे पाठ्यक्रम के लिए बहुत उपयोगी है। चर्चा कर लेते हैं थर्ड यूनिट पर। जो मुख्य आधार है, मुख्य आधार से तात्पर्य प्रशासन का मुख्य विषय का अध्ययन का क्षेत्र, प्रकृति, अर्थ, हर विषय का हम पढ़ेंगे। लेकिन लोक प्रशासन में कौन कौन से सिद्धांत हैं उन पर हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। संगठन, संगठन क्या होता है? संगठन जब कुछ लोग मिलकर के कार्य करते हैं, तो संगठित रूप से कार्य करते हैं, तो उसे हम संगठन के रूप में देखते हैं। आज के समय में ये महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति किन किन संगठनों से जुड़ा हुआ है। औद्योगिकरण के बढ़ने से, विज्ञान के विकास से, इन सारी चीज़ों से संगठन का महत्व निरंतर बढ़ता गया है। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, कई अर्थों में हम इसे देख सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब किसी चीज़ को आयोजित करना, व्यवस्थित करना, तैयार करना, चालू अवस्था में रखना, इन सारी चीज़ों को संगठन के रूप में देखा जाता है। संगठन एकीकरण और सामूहिकता के रूप में हम देख सकते हैं। संगठन को हम किसी संस्था के रूप में देख सकते हैं। संगठन किसी सामाजिक संरचना के अंतर्गत कार्यों और प्रक्रियाओं के संचालन को भी कहा जा सकता है। जैसे पल्स पोलियो का कार्यक्रम है, कोरोना मुक्ति का कार्यक्रम है। संगठन संरचना का भी पर्याय है। जैसे भारत का वित्त मंत्रालय का संगठन एक संरचना है। तो संगठन
एक औपचारिक ढांचे के रूप में हम संगठन को देखते हैं। संगठन के आधार पर हम बात करें तो 4 लूथर गुलिक ने उन्हें 4P कार्य का विभाजन, थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन के आधार पर उनको निर्धारित किया और इसे उन सिद्धांतों को उन्होंने 4P कहा कि संगठन में 4 प्रमुख तत्व होते हैं। उद्देश्य आधारित संगठन जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि के आधार पर बनाए जाते हैं। प्रक्रिया के आधार पर, प्रोसेस के आधार पर, जैसे कौशल या विशेषीकरण। व्यक्ति के आधार पर, यानी जो सेवा प्रदान करने, आदिवासी कल्याण, महिला कल्याण। और स्थान के आधार पर, अलग अलग जगह पर, प्लेस, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, 4 आधार पर बात की जा सकती है। ठीक है। स्थान से मतलब अलग अलग जगह पर, जैसे हम मानेंगे कि रेलवे विभाग है जो एक बहुत बड़ा विभाग है जिसे विभिन्न संघीय कार्यालयों में बांटा गया है। या राज्य प्रशासन की बात करें तो राज्य प्रशासन को क्षेत्रीय प्रशासन, जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन में बांटा गया है। संगठन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन से क्या मतलब होता है? वो संगठन जो किसी नियोजित एवं रूपांकित किए जाते हैं, जिनका निर्माण किसी एक सत्ता के द्वारा किया जाता है, वे औपचारिक संगठन कहलाते हैं। अनौपचारिक संगठन क्या होता है? चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह सामाजिक समुदाय में रहते हुए अथवा किसी औपचारिक संगठन में कार्य करते हुए आपसी इच्छा शौक के आधार पर जब कोई संगठन बन जाता है तो वह अनौपचारिक संगठन कहलाता है। यानी कॉलेज में अपन पढ़ रहे हैं तो ये औपचारिक संगठन है, लेकिन कॉलेज से बाहर अपन कैंटीन में बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो वो अनौपचारिक संगठन होता है, जो कि अपने आप निर्मित हो जाता है, जिसकी अपनी एक जैसी मान्यताएं होती हैं, जिनके नियम अनौपचारिक होते हैं। इस रूप में हम इसे देखते हैं। अब हम बात करेंगे पद सोपान, हायरार्की। हायरार्की हायरार्की संगठन में एक हायरार्की का सिस्टम होता है। पद सोपान, सोपान यानी सीढ़ी। पद सोपान संगठन का जो संरचना होती है उसमें हायरार्की का सिस्टम होता है। एक व्यवस्थित पद क्रम होता है, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक उत्तरदायित्वों का विभाजन पद सोपान कहलाता है। चर्चा करेंगे नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता पर। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है। हम देखेंगे ऑर्डर, इंस्ट्रक्ट करना, डायरेक्ट करना, कमांड एक से दिखाई देते हैं, लेकिन नहीं, इनमें अंतर है। जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो एक बहुत ही सशक्त शब्द है जो ये मानता है, जो यह अपेक्षा से जुड़ा हुआ है कि जो उच्च अधिकारी है, निम्न अधिकारी उसका, अधीनस्थ अधिकारी उसका पालन करे, उसके आदेशों का। इंस्ट्रक्ट या ऑर्डर कार्य करने के संबंध में सुझाव देने की स्थिति बताते हैं। जबकि कमांड की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से सेना में इसका प्रयोग किया जाता है, जहां नियंत्रण, अनुशासन, आज्ञाकारिता जरूरी होती है। अतः आदेश की एकता का सिद्धांत
इस बात का पर्याय है जिसमें कार्मिकों को केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करने होते हैं। नियंत्रण का क्षेत्र पढ़ेंगे हम। एक समय में एक अधिकारी कितने लोगों को नियंत्रित कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? एक छोटे से उदाहरण से हम समझेंगे इसे कि एक टेलर मास्टर के पास 3-4 दुकान वाले लड़के हैं जो कि सिलाई का कार्य करते हैं। टेलर मास्टर ने आकर के कहा इस पैंट को 2 इंच छोटा करना है। मास्टर जी ने किसी को भी नहीं बताया कि किसको करना है। जिसको जब समय मिला उसने 2 इंच काट दिया। क्या हुआ? काम तो सबने करना चाहा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं था और वो पैंट कट के निकर बन गई। तो समन्वय, प्रशासन में समन्वय बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसका नक्शा बनाने वाले, उसके बजट, इन सारी चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे, इस पर पढ़ेंगे। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण से तात्पर्य है शक्तियाँ, सत्ता एक ही जगह पर केंद्रित होनी चाहिए, और विकेंद्रीकरण का मतलब है शासन की शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर बांटा जाए और उन्हें उसके लिए उत्तरदायी ठहराया जाए। दोनों के ही अपने अपने लाभ हैं और दोनों के ही अपनी अपनी हानियां हैं। आज हमने 2 यूनिट पर चर्चा की। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी प्रकार का समझ नहीं आ रहा है या कोई आपके सवाल हैं तो आप आवश्यक रूप से मुझसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की शंका के बारे में एक संक्षिप्त मैं PDF आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, जिसमें पूरा सिलेबस होगा और इसमें हम सिलेबस के माध्यम से अन्य चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आप थोड़े थोड़े विषय को समझने का प्रयास कीजिए। बाकी चीज़ों को हम धीरे धीरे, जब भी क्लासेस होगी तो हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।